अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मोटरवे पे खड़ा हुआ हूँ और हम जा रहे हैं केवड़ा की नमक की कान की तरफ। और केवड़ा की नमक की कान बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक नमक की कान ही है या एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्पॉट है जहाँ पर टूरिस्ट उस कान के अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसकी तारीख़ी भी बहुत बड़ी अहमियत है। और ये यहाँ से जो नमक दरियाफ़्त होना शुरू हुआ है वो तकरीबन 329 सन 329 क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 329 साल पहले से शुरू हुआ। और इस लिहाज से अगर आप इसको ईयर्स में कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन कम व बेश कोई 2.5 से 3 हज़ार साल का अरसा लगता है। तो ये एक बहुत ही कदीम सी जगह है। और अगर आप बात करें, ये बेसिकली झेलम डिस्ट्रिक्ट में आता है और झेलम और चकवाल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जिनकी बड़ी तारीख़ी अहमियत हैं, जिनमें अगर आप झेलम के रोहतास फोर्ट की बात कर दें, आप साल्ट माइन की बात कर दें या आप कतास राज टेंपल की बात कर दें, इन सब की तारीख़ें बहुत लंबी है और ये काफ़ी कदीम जगह हैं। और जिन लोगों को हिस्टोरिकल जगहें देखने का शौक़ है तो वो इन जगहों को देख सकता है। और अगर केवड़ा की साल्ट माइन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये इसकी जो दरियाफ्त है वो बड़ी हादसाती सी थी। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म इस एरिया में अपनी तलवार का लोहा मनवा रहे थे और इस सारी जगहों को बड़े सगीर पाक व हिंद को फ़तह करते हुए आगे जा रहे थे, तो ये जो जगह है जहाँ पर इस वक्त ये साल्ट माइन है, इस जगह पे पहुँच के सिकंदर आज़म और उसकी जो फ़ौज थी, उनके घोड़ों ने, हॉर्सेस ने बिल्कुल हिम्मत हार दी थी। वो बिल्कुल थक चुके थे और इससे आगे जाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आप लोगों को मेरे पीछे बहुत आवाज़ें आ रही होगी कार्स की, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उनके हॉर्सेस ने बिल्कुल हिम्मत हार दी थी और इससे आगे चलने के लिए तैयार नहीं थे और मजबूरन उनको इस केवड़ा के इलाके में जहाँ पर ये कान है, उनको यहाँ पर अपना पड़ाव डालना पड़ा और यहाँ रुकना पड़ा। और कुछ देर बाद उन्होंने ये देखा कि जो उनके घोड़े थे वो ज़मीन पे कुछ पत्थर है जिनको चाटना शुरू किया और उन पत्थरों से उनकी जो खोई हुई एनर्जी थी वो दोबारा वापस आ गए। और जब उन्होंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, उसे जानने की कोशिश की कि वो क्या चीज़ है, तो उन्हें ये पता लगा कि वो नमक के पत्थर है। और तब से लेके अब तक वहाँ से नमक निकाला जा रहा है और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। बेसिकली इसकी इब्तिदा तो सिकंदर आज़म के दौर में शुरू हुई, लेकिन इसकी तिजारत जो है वो मुग़ल दौर में शुरू हुई। मुग़ल दौर में बाकायदा तौर पे इस नमक को एक्सपोर्ट किया जाने लगा और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों के दौर में इस टनल को प्रॉपर बनाया गया। तकरीबन 1870 के बाद इस टनल को प्रॉपर बनाया गया क्योंकि इसके रास्ते ठीक नहीं थे और इसमें नमक निकालने में भी काफ़ी दुश्वारी होती थी। फिर दूसरा ये कि इससे जो नमक निकाला जाता था वो भी साइंटिफिक तरीक़ों से नहीं निकाला जाता था, जिससे उसमें काफ़ी जान को भी ख़तरा होता था और उस कान को भी ख़तरा होता था। तो उसके बाद उन्होंने उसे साइंसी बुनियादों के ऊपर इस नमक को निकालना शुरू किया और जितना भी नमक होता था उसमें से 50% उस एरिए का नमक निकाल लेते थे। केवड़ा की कान में टोटल 17 लेयर हैं और जिस लेयर से आप अंदर जाते हैं तो वो उसकी 11वीं लेयर है, उससे नीचे उसकी 10 लेयर हैं और उससे ऊपर उसकी अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 5 या कोई 6 लेयर उससे ऊपर है। तो जिस लेवल पर टनल बनी हुई है वो उसकी 11वीं लेयर है। और 3 तरह के से नमक निकलते हैं, रेड कलर का, पिंक कलर का और वाइट कलर का। जो वाइट कलर का नमक है वो तो सोडियम क्लोराइड ही है नॉर्मल, लेकिन उसमें मिनरल बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो पिंक नमक है, पिंक साल्ट, वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और एक अरसे तक ये इंडिया अपने नाम से इसको एक्सपोर्ट करता रहा क्योंकि हमारे पास वो प्रोसेसिंग यूनिट नहीं थे जिसमें इसे रिफ़ाइन किया जाता और इसे आगे एक्सपोर्ट किया जाता। तो इस नमक को उसका जो भी एक स्केल था, जो भी एक पत्थर था या जो भी था, उसे $40 में, $40 में इंडिया भेजा जाता था। वहाँ वो प्रोसेस होता था और इंडिया उसे अपने नाम से हिमालय नमक, हिमालय साल्ट करके $300 में आगे बेचता था। और फिर कुछ अर्से पहले इस पे सोशल मीडिया में बहुत एक कैंपेन चली और उस कैंपेन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा। अब ये नमक की जो प्रोसेसिंग है ये लाहौर में होती है
और अभी भी ये बहुत दूर है। और लेकिन इसके पिंक नमक का जो एक्सपोर्ट है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन यहाँ इसमें बदकिस्मती ये है कि हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर जो हैं वो ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेज़ी में अबूर हासिल नहीं है, तो वो इस वजह से वो नमक उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब ये सारा नमक पाकिस्तान के नाम से एक्सपोर्ट हो रहा है और उसकी दुनिया में बहुत खपत है और इसकी बड़ी डिमांड है। और उसका रीज़न ये है कि ये बिल्कुल कुदरती नमक है और इसमें जितने मिनरल है वो दुनिया के किसी दूसरे नमक में नहीं है। इसके अलावा एक रेड नमक भी है। पिंक वाइट नमक का मैंने आपको बता दिया कि उसमें सोडियम क्लोराइड है, लेकिन मिनरल बहुत ज़्यादा है। पिंक नमक जो है इनका, इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह जो रेड नमक है उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। केवड़ा में जो नमक के ज़खायर हैं वो शुरू होते हैं पोटोहार के पहाड़ों से, जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं। कलर कहाड़ के पहाड़ हैं, ये पोटोहार के पहाड़ है। ये नमक के ज़खायर यहाँ से शुरू होते हैं और झेलम के दरिया तक जाते हैं और ये कई 100 किलोमीटर पे फैले हुए ये ज़खायर हैं और जो अगले कई सालों तक, कई दहाइयों तक अभी इससे हम नमक निकाल सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से केवड़ा की कान की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस और करूँगा कि आप अपने ट्रिप में कतास राज टेंपल को भी इंक्लूड करें, क्योंकि कतास राज टेंपल जो है जिसकी तारीख़ तकरीबन 5000 साल पुरानी है और मेरे ख़्याल में वो जो विज़िट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटे से 2 घंटा लेगा। तो अगर आप उसको भी इंक्लूड करते हैं तो आप एक ही वक्त में ये 2 तारीख़ी मकामात को देख लेंगे। और इसके अलावा जो ये रास्ता है, अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो तकरीबन 170 से 180 किलोमीटर बनता है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के ड्यूरेशन में आप साल्ट माइन में पहुंच सकते हैं। और उससे आगे कुछ 1 आध घंटे का रास्ता होगा कतास राज टेंपल का, आप वहां पर भी जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप साल्ट माइन देखने जा रहे हैं तो आप उसमें कतास राज टेंपल को भी इंक्लूड करें। दूसरा, आप ये आपको मोटरवे नज़र आ रही होगी और मोटरवे की मैं कोई ख़ास यहाँ वीडियो बना नहीं रहा हूँ और उसका रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की जो मोटरवे है वो दुनिया की बेहतरीन हाईवेज़ में से एक है, मोटरवेज़ में से एक है। मैंने अमेरिका की मोटरवे देखी है, मैंने जापान की देखी है, कोरिया की देखी है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की देखी है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप किसी पेपर पे मेरे अंगूठे लगाने चाहें तो मैं आँख बंद करके ये अंगूठा लगाने के लिए तैयार हूँ कि हमारी जो मोटरवे है वो दुनिया की बेहतरीन मोटरवे है। कराची से हैदराबाद वाली मोटरवे को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा, लेकिन इसके अलावा जितनी मोटरवे हैं आप यकीन जानें कि वो बहुत बेहतरीन मोटरवे है। तो अगर मैं इसका कोई एक आपको शॉट दिखा दूँ तो बाकी सारी मोटरवे भी इसी तरह है और हर मोटरवे की एक अपनी अलग खूबसूरती है। और मेरे ख़्याल में कि इन मोटरवे पे ड्राइव करना शायद बहुत ही आसान है, क्योंकि 3-3, 4-4 लेन हैं यहाँ पर, तो ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है आपको। हमारे बच्चों की एक दिन की छुट्टी थी और मैं चूँकि रावलपिंडी में रहता हूँ, तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को ख़ास तौर पे और पाकिस्तान से आए हुए लोगों को आम तौर पे ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि जब हम इस्लामाबाद में आते हैं और वहाँ से कोई 1 डे ट्रिप प्लान करें तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता है कि हमने कहाँ जाना है और ले दे के हमारे पास एक ही जगह रह जाती है जो कि प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वो है मरी। और मरी में तकरीबन हम सब लोग अच्छी खासी मरतबा जा चुके होते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। हम गूगल करते हैं, हमें बहुत सारी जगहें उसमें मिलती है, यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होती नहीं है या जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है वो उसमें होती नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने इस वीडियो से एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाई जाए जो कि इस्लामाबाद से 1 डे ट्रिप के ऊपर हो। यानी अगर आपने इस्लामाबाद से कहीं जाना है 1 दिन के ट्रिप के लिए, आप जाके वापस आना चाहते हैं, तो एक ऐसी सीरीज़ इन वीडियोस की बनाई जाए जिसे आप देखें, जिसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो, उसमें रास्तों के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, उसमें उस डेस्टिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि वो क्या फैमिली को ले जाके आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, किस वक्त जाएं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, कितना डिस्टेंस है। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी तमाम जगहें जो कि 1 दिन के फासले पे, जहाँ 1 दिन में जाके आप वापस आ सकते हैं, उन सारे जगहों को कवर करूँ। और आज का जो मेरा ट्रिप है ये उसी सीरीज़ की एक कड़ी है।
चलें दोस्तों, आज अब हम जाते हैं केवड़ा की कांड की तरफ, और बाकी वीडियो वहाँ ऑन लोकेशन शूट करते हैं और आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ कौन सा बेस्ट तरीका अंदर जाने का, क्या फैमिली के लिए वो सूटेबल जगह है कि नहीं है। और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उसके रीज़न ये है कि दुनिया की लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ये माइन है, ये कान है, और इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी ये कान है। और यहाँ पर अगर आपने नाम सुना हो, पिंड दादन खान करके एक जगह है, और ये भी एक तारीख़ी इसकी अहमियत है। और उसका रीज़न ये है कि कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो मशहूर ज़माना घोड़ा था, वो भी पिंड दादन खान में उसे दफन किया गया है। तो ये जितनी एरिया हैं, ये चकवाल के, जेलम के, इनमें बहुत सारी ऐसे तारीख़ी मकामात हैं जो शायद अभी तक इतने हाईलाइट नहीं हुए हैं, या हम शायद उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और ये जो केवड़ा की कान है, इसे भी शायद हम इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि हमें लगता है कि ये तो सिर्फ एक नमक की कान है। इसके पीछे जो हिस्ट्री है या ये कितनी पुरानी है, ये हमें नहीं पता। चलें वहाँ जाके देखते हैं। और मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो फर्स्ट टाइम किसी रियल माइन में अंदर जाएंगे, और देखते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मोटरवे से उतरने के बाद ऐसा लगा कि जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया। टूटी हुई रोड जो यहाँ से शुरू होती है, वो जाके केवड़ा की नमक की कान पे ही ख़त्म होती है। इस रोड पे दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा था, और बस और ट्रकों की भरमार थी। आप कितनी ही कोशिश कर लें, अपनी कार की स्पीड 25 से 30 किलोमीटर से ज़्यादा कर ही नहीं पा रहे थे। अगर आपने इस रोड की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने उसे भी अपलोड कर दी है। अगर आप अपनी कन्वेंस में यहाँ नहीं आ सकते हैं तो भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन भी यहाँ आती है, और ये ट्रेन स्टेशन माइन से बहुत करीब है। ये आप देख सकते हैं। माइन पर पहुँचने से पहले आपको काफ़ी ऐसी शॉप्स नज़र आती हैं जहाँ पर आप नमक से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें ले सकते हैं। एंट्रेंस फीस 50 रुपये थी। पार्किंग निस्बतन बेहतर थी, बल्कि शायद बहुत बेहतर थी। एंट्री टिकट बड़ों का 400 और बच्चों का 200 रुपये था, और अगर आपने ट्रेन में जाना है तो हर शख्स के 200 रुपये मज़ीद देने थे। फॉरनर के लिए ये $20 का टिकट था, जो कि मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन 3500 रुपये के करीब बन जाते हैं। बैठने के लिए अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम गए तो कुछ भी वहाँ पर मैसर नहीं था। बाथरूम गुजारे लायक थे, ना बहुत ज़्यादा अच्छे ना बहुत ज़्यादा बुरे। यहाँ पर मुझे जो बताया गया है वो 2 जगह पे बाथरूम मौजूद है, एक टिकट काउंटर के पास और दूसरा माइन से पहले। पीएमडीसी की गेस्ट हाउस भी यहाँ मौजूद है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑपरेशनल थे। पार्किंग आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर शेड थे जो पार्किंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और इन शेड को देख के इस बात का तो अंदाज़ा हो सकता है कि सीज़न में यहाँ बहुत रश होता होगा, और इसीलिए शायद ये शेड पार्किंग से ही देती है। बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह भी थे, और अंदर जाने के लिए जो लिस्ट थी वो तो ना ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि अगर आपके साथ व्हील चेयर है या किसी को व्हील चेयर पर लाया है, तो व्हील चेयर आप कान के अंदर नहीं ले जा सकते, बल्कि बाहर ही छोड़ना होगा गेट पे। अंदर विज़िट का कुल दौरान या 1 घंटे 15 मिनट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तब होता होगा जब रश बहुत होता होगा, क्योंकि जब हमने मालूम किया तो हमें कहा आपने जितनी देर चाहें अंदर रुक सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कोई गाइड भी ले सकते हैं। हमने प्रेफर किया कि हम खुद ही अंदर जाएं, और बगैर किसी गाइड के हमने अंदर घूमने का फैसला किया।
ये यहाँ का एंट्रेंस एरिया है जहाँ से आप माइन के अंदर जाते हैं। इब्तिदा में माइन कुछ इस तरह से दिखती है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं इस टनल की शेप चेंज होती जाती है। आपने लेफ्ट साइड पे चलना है और आते हुए भी इसी तरफ से वापस आना है। सीधी तरफ इसलिए नहीं चलना है कि उस तरफ इलेक्ट्रिक की केबल है जिसमें बहुत हाई वोल्टेज फ्लो कर रहा है। अगर आपके पास सेल्फी स्टिक या कोई ऐसी लॉन्ग रॉड है तो आपने इस पटरी के ऊपर भी नहीं चलना, क्योंकि इस पटरी के बिल्कुल ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर है जिससे ट्रेन चलती है। आपने उससे भी बच के रहना है। माइन के अंदर लाइटिंग बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ से पिंक सॉल्ट शुरू हो जाता है। हम चाहते तो यहाँ पर ट्रेन में भी आ सकते थे, लेकिन फिर आप ही बताएं, क्या हम इन सारी चीज़ों को इस तरह से एंजॉय कर सकते थे? हमारे पास बहुत टाइम था इस पूरी कान की एक एक हिस्से को चलते हुए देखना, जो कि शायद ट्रेन में बैठ के पॉसिबल नहीं था। बच्चों की एक्साइटमेंट तो आपको यहीं से नज़र आ रहा होगा, जो हमसे आगे आगे भाग रहे हैं। हम खुद भी बहुत एक्साइटेड ही थे। अब बताइए, क्या ये ट्रेन में बैठ के देखा जा सकता था? वो तो कुछ ही सेकंड में यहाँ से गुजर जाती। बाहर से लेके रिसेप्शन तक का एरिया जहाँ ट्रेन ने ड्रॉप करना होता है तकरीबन 1 किलोमीटर का है। उसके बाद आपने पैदल ही वॉक करना है। तो 1 किलोमीटर तो मेरे ख्याल में कोई भी चल सकता है। ये रिसेप्शन काउंटर है। यहाँ 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। हमने राइट से जाके आगे से घूम के लेफ्ट से आके वापस बाहर चले जाना है। जो काउंटर बना हुआ है ये भी सॉल्ट की ब्रिक से बना हुआ है। सीधी तरफ मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, क्रिस्टल वैली, शीश महल और तालाब है। जगह जगह इस तरह के कमरे हैं जो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इन्होंने बनाए थे। ये देखें, ये सॉल्ट के जो है ना, ये इन्होंने ब्रिक्स बनाई हुई हैं और ये मुख्तलिफ कलर के हैं। पिंक है, रेड, वाइट। ये इसके अंदर जो है ये सोडियम क्लोराइड है। ये जो दूसरी वाली है इसके अंदर मैग्नीशियम है, और ये जो रेड है इसके अंदर आयरन है। और ये 3 तरह की मुख्तलिफ ब्रिक्स से बनाई हुई है जो कि मिनरल से भरी हुई है। और ये सॉल्ट की ब्रिक्स है एक्चुअली, जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। हम अपने साथ एक छोटी सी फ्लैश लाइट ले आए थे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता तो हमारे पास कुछ ना कुछ होगा। तो चलें जी, आगे चलते हैं। हमने जानबूझ के ऐसा दिन चुना जिस वक्त लोग कम थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी किसी फैमिली के साथ अकेले यहाँ आ रहे हैं तो क्या ये जगह सेफ़ है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ आया हूँ। और जिस वक्त मैं यहाँ पर वॉक कर रहा था, दूर दूर तक किसी फैमिली का नामो निशान नहीं था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ये जगह नहायत सेफ़ है और आप अपनी फैमिली के साथ अकेले भी इस माइन के अंदर घूम सकते हैं। देख रहे हैं एक्साइटमेंट मेरी बेटी। ये बादशाही मस्जिद का रेप्लिका है। अब अगर यहाँ रश होता तो ये क्या पॉसिबल था मेरे बच्चे अंदर भी जा सकते हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है और जो वीडियो मैंने देखी है उसमें तो इस कदर रश होता है कि इस मस्जिद में लोग ही लोग होते हैं। ये भी नमक की बनी हुई है। इनकी लाइटिंग तो माननी पड़ेगी, कमाल की थी। आप जहाँ देखें जो लाइट्स थी वो बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखा रही थी और कान भी बहुत बड़ी थी। अगर विजिटर्स के लिए इतनी बड़ी जगह बना दी है तो आप सोचें अंदर से कान कहाँ तक होगी। ये मीनार पाकिस्तान का रेप्लिका, ये भी नमक से बनाया हुआ है।
जब हम यहाँ वॉक कर रहे थे तो हमें अंदर से काम करने वाले मजदूर भी काफ़ी मरतबा नज़र आए, जिनके लिए एक अलग रास्ते दिए हुए थे। टूरिस्ट को वहाँ जाना मना था, बट हम यहीं घूम लेते तो काफ़ी था। एमरजेंसी और एहतियात के लिए यहाँ पर रूम्स बनाए हुए थे, लेकिन जिस वक्त हम यहाँ मौजूद थे उस वक्त तो यहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ पर इन्होंने टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए तो काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान का रेप्लिका बनाया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यह है तो एक माइन, एक कान ही है, और कान में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। इसकी जो एक तारीख़ी अहमियत है मेरे ख़्याल में वो ही इतनी ज़्यादा है कि अगर ये कुछ नहीं भी बनी हुई होती, और चूँकि ये दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट साल्ट माइन है, तो मेरे ख़्याल में उसको देखना ही काफ़ी था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने टूरिस्ट के लिए काफ़ी चीज़ें बनाई हुई, और आप ये जो लाइटिंग देख रहे हैं ये भी सारी उन्हीं के लिए है। तो इन्होंने मेरे हिसाब से जो इसकी एक तारीख़ी अहमियत के हिसाब से जो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की वो बहुत है, क्योंकि ये है तो एक कहानी। इस तालाब में तो मुझे फ्लैश लाइट मार के चेक करना पड़ा कि पानी भी है कि नहीं। इस कदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, शायद शीशे से भी साफ था। और ये यहाँ की हिस्ट्री का ऑफिशियल वर्जन जो आप पढ़ सकते हैं। हमारे आम दिन में आने का जो सबसे बड़ा नुकसान था वो ये था, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइटें बंद पड़ी है, और इसी तरह ये क्रिस्टल वैली, यहाँ तो हमने अपनी फ्लैश लाइट का एक बार फिर इस्तेमाल किया और जहाँ तक मुमकिन हो सकता था इसके क्रिस्टल देखने की कोशिश की। बच्चों ने भी अपने तौर पे मेक श्योर किया कि दीवारों में नमक ही है। साल्ट माइन की सबसे खूबसूरत जगह शीश महल। यहाँ दीवारों में जो नमक है वो बिल्कुल मार्बल की शेप में है, और आपको ये फर्क करना बहुत मुश्किल होता है कि ये नमक है या मार्बल। ये ब्रिज नमक से बना हुआ है और बगैर किसी पिलर के, और तालाब भी बहुत खूबसूरत है। इसे पुले सराग कहते हैं, इंग्लिश में हेवन ब्रिज। बहुत ही खूबसूरत था। देख रहे हैं आप, जहां तक नजर जाए खूबसूरती ही खूबसूरती। बिलाशुबा बहुत खूबसूरत जगह थी ये। और ज़रा अंदर लाइटों का कमाल देखिए। एक कान में इससे ज़्यादा खूबसूरती और क्या बनाई जा सकती थी। ज़रा इस ट्रेन के ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए, और इस वायर को मैं कह रहा था आपने टच नहीं करना है, क्योंकि इसकी मदद से ये ट्रेन चल रही है। जी दोस्तों, यहाँ से हम फिर बाहर निकलते हैं और सफ़र हमारा यहाँ का कंप्लीट होता है। जी दोस्तों, हमारा सफ़र यहाँ पर तकरीबन अब ख़त्म होने लगा और हम अब वापसी की तरफ जाने लगे हैं। तो आपको यहाँ की मुकम्मल मालूमात दे देता हूँ। एक तो ये कि जब आप मोटरवे से उतरते हैं तो मोटरवे से लेके और ये केवड़ा की साल्ट माइन तक का जितना भी रोड है ये बहुत बुरी हालत में, और आपकी कार 20 और 30 से ज़्यादा स्पीड पे जा नहीं सकती। और ये तकरीबन वैसे तो कारपेटेड रोड है। मैंने इस पूरी रोड की वीडियो अपने चैनल पे डाल दी है, इसका लिंक भी यहाँ पर ऊपर आ रहा होगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो रोड की बहुत बुरी हालत है। और इसके अलावा ये कि हम आए मंगल के दिन, तो मंगल ट्यूसडे में
नॉर्मली लोग बहुत कम होते हैं यहाँ पर। अब उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। उसका एडवांटेज तो ये है कि आप जहाँ चाहें जाना चाहें आप जा सकते हैं, लोग कम होते हैं, आप हर जगह पे बच्चे जा सकते हैं और हर जगह को हर एंगल से देख सकते हैं। नुकसान ये है कि उसकी जो ट्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं चलती। अब उसका नुकसान ये है कि अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है तो चूँकि ट्रेन नहीं चलती तो उसे पैदल जाना पड़ेगा, और अगर वो जा नहीं सकता तो आपको वो ट्रेन ख़ुद हायर करनी पड़ेगी, जिसके मेरे ख़्याल में कोई 2 से 2,500 रुपये वो चार्ज करते हैं। इन अदर केस अगर आप वो पैसे बचाना चाहते हैं तो आप फिर किसी हॉलीडेज़ में आ जाएं। हॉलीडेज़ में आते हैं तो काफ़ी फ्रीक्वेंट चलती है ये ट्रेन, तो आप उसको उसमें बैठ के जा सकते हैं और आपके जो 2,500 रुपये हैं ये तकरीबन बच जाएंगे। बाकी ये कि ये जो हमने अपने तौर पे ये जो डे चूज़ किया था मंगल का, ट्यूसडे का, हमें पता था। और उसका एक नुकसान ये भी है कि जब आप ऐसे दिन में आते हैं तो उसमें नॉर्मली लोग कम होते हैं। जब लोग कम होते हैं तो बिज़नेस कम होता है, और जब बिज़नेस कम होता है तो अक्सर शॉप्स और दूसरी चीज़ें बंद होती हैं। अंदर भी बहुत सारी लाइटिंग ऑफ थी, और जैसे जो क्रिस्टल वैली या क्रिस्टल पैलेस करके जो अंदर जगह थी वो भी बंद था। बट हमारे साथ एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी तो हमने उसकी मदद से उस सारी जगहों को देख लिया। अच्छा, जब आम दिनों में आते हैं उसका एक नुकसान ये भी होता है कि जैसे अब हम यहाँ पर आए हैं तो इवन हमें चाय तक नहीं मिली और ना कोई जूस है, तो बेहतर है कि आप अपने साथ कुछ लाएं, या फिर आप अगर हॉलीडेज़ में आते हैं तो उसमें शायद हो सकता है कि यहाँ सारी चीज़ें मिलती होगी। और बहरहाल हमारा ये ट्रिप काफ़ी बेहतर रहा। इस लिहाज से बेहतर रहा कि हमने एक तारीख़ी जगह, एक बहुत ही अहम जगह पाकिस्तान की वो देख ली। तो मैं रेकमेंड तो करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ, और आप बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, और अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हुई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।